बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब बाबरकत की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और करोड़ दरूद सलाम उसके पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए जो हम सब लोगों के लिए वसीला शफ़ाअत है। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का हमने जो एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को स्टडी करना है ताकि हम उनके बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मॉडिफाई कर लें। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि एबिलिटी एक बंदे की हम कंसीडर करते हैं ये देखने के लिए कि वो बंदा उस काबिल है जिस जॉब पे हम उसको रखना चाह रहे हैं या नहीं। हमने इसमें लर्निंग का टॉपिक डिस्कस किया ताकि हम ये देख सकें कि उस बंदे के अंदर सीखने की कैपेसिटी है या नहीं, वो अपना बिहेवियर चेंज कर सकता है नई चीज़ें एक्वायर करके या नहीं। उसमें हमने पर्सनैलिटी का टॉपिक डिस्कस किया ताकि हम ये देख सकें कि उसके अंदर वो ट्रेड्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जॉब के लिए चाहिए या नहीं। उसमें हमने पर्सनैलिटी है क्या, उसके डिटर्मिनेंट्स कैसे बनती है, उसकी टाइप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इस तरह की चीज़ें पढ़ी। अब जब भी लोग आपस में मिलजुल के काम कर रहे होते हैं ना, तो एक बड़ा ऑब्जर्वेबल फैक्टर ये है कि दे इन्वॉल्व इनटू पॉलिटिकल बिहेवियर्स। व्हेन दे आर असाइंड सर्टेन टास्क्स, उनको कुछ अख्तियारात मिलते हैं, उनके पास पावर आती है, तो उस पावर को नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं। तो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ये पावर एंड पॉलिटिक्स क्या है और कौन कौन से बिहेवियर्स हैं, ताकि हम इनसे अवेयर हों, इनको अवॉइड कर सकें इस तरह की चीज़ों को, या इसको हम ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहली चीज़, ये टॉपिक हमारा पॉलिटिक्स का है। पॉलिटिक्स ये वो नहीं है जो मुल्की सियासत है, ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स से क्या मुराद है, अभी थोड़ी देर तक मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और पॉलिटिक्स की बेस में इस्तेमाल होती है पावर या डिपेंडेंसी। अब ये पावर या डिपेंडेंसी का रिलेशन क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले पावर को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों के लिए कि इट इज़ योर कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। ये पावर की आसान तरीन डेफिनेशन है। ज़्यादातर लोग इसी डेफिनेशन पे एग्री करते हैं कि पावर इज़ कैपेसिटी ऑफ ए टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ बी अकॉर्डिंग टू एज विशेस। कि एक बंदे का दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी कि वो दूसरे बंदे को वैसे चला ले जैसे वो चलाना चाहता है, दैट इज़ कॉल्ड पावर। अब एक बंदे के पास दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस करने की जो कैपेसिटी है, उसके पास आती कहाँ से है, यहाँ आके हम आइडेंटिफाई करते हैं बेसिस फॉर पावर या टाइप्स ऑफ पावर। अब टाइप्स ऑफ पावर ऑर्गेनाइजेशंस में दो तरह से डिवाइड हो सकती हैं, फॉर्मली या इनफॉर्मली। फॉर्मल या इनफॉर्मल का क्या मतलब है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन पंजाब यूनिवर्सिटी ने इख्तियार दिया किसी टीचर को कि ये क्लास आपने पढ़ानी है, उस क्लास में जो पढ़ाना है ये कोर्स आउटलाइन है, तरीक़ाकार आपका, मार्क्स आपने देने हैं, अगर कोई अच्छा काम ना करे पनिश उसको आपने करना है। अब ये वाली पावर जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिली है, इट इज़ कॉल्ड फॉर्मल पावर। और फॉर्मल पावर में आगे उसकी कैटेगरीज लिखी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ रिवॉर्ड पावर है कि एक बंदे के पास ये अख्तियार है कि ही कैन अनाउंस और एड्स वैल्यूज़ टू समवन एल्सेस बिहेवियर, पर्सनैलिटी, या वो उसको किसी भी तरह का इनाम व इकराम दे सकता है। जब भी कोई बंदा किसी दूसरे को इनाम व इकराम दे सकता है इस तरह से, तो उसकी ये वाली जो उसके पास अख्तियार है जो कि कानूनी है, विच इज़ कॉल्ड रिवॉर्ड पावर। दूसरा, जब भी किसी बंदे के पास किसी दूसरे को सज़ा देने का इख्तियार है, जैसे ट्रैफिक सार्जेंट खड़ा हुआ है इशारे पे, अगर आप इशारा तोड़ते हो तो वो आपका चालान कर देता है। ये चालान करना एक सज़ा देने का इख्तियार उसको दिया है जो कि हुकूमत ने, ये वाला इख्तियार कहलाता है कोर्सिव पावर। और तीसरा, ये जो भी कानूनी इख्तियार है कि आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, मसलन सार्जेंट हाथ दे के रोकता है कि हाँ भाई अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। अब आपको अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस उसको दिखाना पड़ेगा, उसको ये गाड़ी की लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाने का इख्तियार कानून ने दिया। जो भी कानून इख्तियार देता है दैट इज़ कॉल्ड लेजिटिमेट पावर। और मैं आपको बता चुका हूँ
कि लेजिटिमेट पावर के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अथॉरिटी। अब यहाँ पे जो फॉर्मल पावर है, द मोस्ट फॉर्मल काइंड ऑफ पावर इज़ अथॉरिटी, और ये लेजिटिमेट पावर या कानूनी इख्तियार है जो किसी बंदे को दिया गया है हुकूमत या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। दूसरा रिवॉर्ड पावर और कोर्सिव पावर है, ये भी आपका कानूनी इख्तियार है कि आप किसी के लिए कोई रिवॉर्ड या सज़ा अनाउंस कर सकते हो। दूसरी तरफ जो पावर की दूसरी कैटेगरी है विच इज़ इनफॉर्मल या पर्सनल पावर, ये वो पावर की कैटेगरी है जो आपको किसी कानूनी इख्तियार से नहीं मिली बल्कि सोशल रेफरेंस से मिली हुई है। ये आपकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से मिली हुई है। अब ये पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से मिली होना या इनफॉर्मली मिली होने का मतलब क्या है? एक बंदे को एक काम बहुत अच्छा आता है और वो काम इतना अच्छा आता है कि उस तरह का बेहतरीन काम कोई और नहीं कर सकता। वो जिस तरह से आपको चाहे इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसकी आसान तरीन मिसाल ऐसे हो सकती है कि एक दर्जी है, उसको कपड़े बहुत अच्छे सीने आते हैं। आप उसके पास सूट लेके जाते हो, उससे पूछते हो ये भाई मुझे सूट बना दो इस तरह से। वो कहते हैं ठीक है, नेक्स्ट वीक आके ले जाइएगा। नेक्स्ट वीक आप जाते हो, पता चलता है सूट अभी तैयार नहीं है। वो कहता है अभी तैयार नहीं हुआ, 2-3 दिन और लगेंगे, फिर आना। आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो उसके पास हुनर है किसी और के पास नहीं है। ये वाला अख्तियार जो उसके पास है आपको इन्फ्लुएंस करने का, ये उसे किसी कानून ने नहीं दिया। ये उसके अंदर एक स्किल है, उसके अंदर एक एक्सपर्टीज़ है। उस स्किल की वजह से वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये वाला अख्तियार उसका कहलाएगा एक्सपर्ट पावर। और इनफॉर्मल पावर में ही एक और कैटेगरी कि जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारे रेफरेंसेस हैं एक दूसरे के साथ, उन ताल्लुकात की वजह से अगर हम एक दूसरे की बात मानते हैं, इसको हम कह सकते हैं ये हमारी सोशल पावर भी है। मसलन वालिदैन के पास जो इख्तियार है, दोस्तों के पास जो इख्तियार है, ये जो दोस्तों की बात मानते हैं, वालिदैन की बात मानते हैं, वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप पावर या रेफरेंट पावर। अब देखो, फॉर्मली कोई ऑर्गेनाइजेशन भी आपको इख्तियार दे सकती है या कानून आपको इख्तियार दे सकता है, या इनफॉर्मली आपके पास कुछ ऐसी एक्सपर्टीज़ हैं या आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ये बात आपको ऐसे भी समझ आ जाएगी इनफॉर्मल पावर की या पर्सनल पावर की, कि जैसे हमारे पास यहाँ मैं एज अ टीचर क्लास में मौजूद हूँ। मैं एज अ टीचर क्लास में मौजूद हूँ तो आप में से कोई बच्चा, मेरे पास एक एक्सपर्टीज़ है, एक नॉलेज है चीज़ के बारे में। आप में से एक बच्चा उस नॉलेज को सीखना चाह रहा है। मैं उसे बुलाऊंगा ना, इतने बजे आओ मेरे ऑफिस में आना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये वाला टॉपिक। उसको उतने बजे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ वो सीखना चाह रहा है वो मेरे पास है, वो एक्सपर्टीज़ मेरे पास है। नाउ आई कैन इन्फ्लुएंस दैट पर्सन। यहाँ पे जब भी पावर को, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है पॉलिटिक्स का, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का। इसको आपने याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में हर वो काम, हर वो बिहेवियर शामिल है जो किसी इंडिविजुअल की जॉब का हिस्सा नहीं, लेकिन वो उस बिहेवियर को परफॉर्म करता है। क्यों? या फ़ायदा लेने के लिए या किसी नुकसान से बचने के लिए। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, आपने इसको याद रखना है। ऑल द बिहेवियर्स दैट आर परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इट्स फॉर्मल जॉब ड्यूटीज, येट these behaviors are performed either to receive an advantage or to avoid a disadvantage। ये हमारे पास पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट है। और पॉलिटिक्स की बेस में इस्तेमाल होती है पावर। पावर क्यों इस्तेमाल होती है? बिकॉज पावर क्रिएट्स डिपेंडेंसी। पावर या इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा होता जाएगा जितना डिपेंडेंसी का रिलेशन ज़्यादा होता जाएगा। अब ये डिपेंडेंसी क्या है? अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये मिसाल दी है ना, कि आप में से कोई बच्चा मेरे पास आता है कोई बात पूछने के लिए कि सर मुझे ये टॉपिक समझा दें। वो टॉपिक उसको पता है कि मेरे अलावा कोई समझा नहीं सकता। नाउ दैट पर्सन इज़ डिपेंडिंग अपॉन मी। उस डिपेंडेंसी की वजह से मुझे पावर मिल गई, मुझे ये इख्तियार मिल गया कि मैं उसे अपने हिसाब से चला लूँ। ये ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी अगर हम इसको मेटीरियली डिस्कस करें। देखो, मेरे पास मार्क्स हैं सबके, यानी कि ऑल ऑफ यू डिपेंड ऑन मी टू गेट द मार्क्स। अब जब आप सब के सब मार्क्स लेने के लिए मेरे ऊपर डिपेंड करते हो ना, तो आई कैन इन्फ्लुएंस यू बिकॉज आई हैव सम रिसोर्स विच यू नीड
You depend on me to get that resource. Now you have to act as I advise you. जैसे मैं आपको हुक्म करूँगा, एडवाइस करूँगा, ऑर्डर करूँगा, आपको वैसे काम करना पड़ेगा। क्यों? डिपेंडेंसी है। उस डिपेंडेंसी की वजह से आई हैव मोर पावर। अब इस डिपेंडेंसी में हर वो काम जो मेरी जॉब का हिस्सा है मैं करूँ। क्लास में मैंने आपको लेक्चर के लिए बिठाया है, ये मेरी फॉर्मल जॉब है, ये पॉलिटिक्स नहीं है। मैंने आपको असाइनमेंट दी है कि टाइम पे ये असाइनमेंट करके लाओ, ये मेरी जॉब का हिस्सा है, ये पॉलिटिक्स नहीं है। हर वो काम जो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी जॉब का हिस्सा है, चाहे आपको बुरा लग रहा है, चाहे आपको अच्छा लग रहा है, चाहे आपके लिए फ़ायदेमंद है, चाहे आपके लिए नुकसानदेह है, ज़बरदस्ती कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, जो काम भी मेरी जॉब का हिस्सा है ना, वो फॉर्मल जॉब है। लेकिन उसके अलावा मैं कोई भी ऐसा काम करूँगा ना जिससे मैं कोई फ़ायदा लेना चाह रहा हूँ या किसी नुकसान से बचना चाह रहा हूँ। मसलन मैं आप में से किसी बच्चे से कह देता हूँ, यार आपका मैंने सुना है कि मोबाइल शॉप है आपके भाई की। यस सर, मेरे भाई की मोबाइल शॉप है। अच्छा, तो यार मुझे वहाँ से आप कोई सेट तो ला दो, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे ला दो। ये मेरी जॉब का हिस्सा नहीं है। मैंने आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, मैंने एडवांटेज लेने की कोशिश की है। क्यों लेने की कोशिश की है? बिकॉज आई हैव पावर। मैंने उस पावर को इस्तेमाल करते हुए एक फ़ायदा लेने की कोशिश की है। ये फ़ायदा लेने की कोशिश करना जो कि मेरी जॉब का हिस्सा नहीं था, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। या कोई भी ऐसा काम करना जिसकी वजह से मैं किसी नुकसान से बचने की कोशिश करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। अब ना यहाँ पे ह्यूमन नेचर है। मसलन आप यहाँ क्लास में बैठे हुए अगर इस तरह से भी शुरू करते हो ना, मैं आपसे कहता हूँ कि यार ये टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है, तो आप कहते हो सर ये अगर आज इतना ना करें तो क्या सर आज छोड़ दें, इतना ना पढ़ाएं। आप लोगों का इस तरह से कहना भी इज़ काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। हमारा आपस का रिलेशन, आप लोग मेरे लिए बच्चों की तरह हो, मैं एज अ बड़ा आपकी बात का रिगार्ड करता हूँ। ये हमारा आपस में, आपके पास अब पावर आ गई एक विच इज़ कॉल्ड रेफरेंट पावर। हमारा रिलेशन अच्छा है, ये पर्सनल पावर है। ये अच्छे रिलेशन की वजह से आप कहते हो कि हम सर को इन्फ्लुएंस करें फ़ायदा लेने के लिए। क्या फ़ायदा लेना? पढ़ना थोड़ा है। दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल बिहेवियर। ये भी पॉलिटिक्स है। मतलब माइनर जिससे कोई नुकसान ना हो से लेके मेजर कोई एक्टिविटी तक के नुकसान हो, जिससे हर तरह का बिहेवियर जो आपकी जॉब का हिस्सा नहीं है लेकिन आप करते हो, या फ़ायदा लेने के लिए या नुकसान से बचने के लिए। इसका एक मैं थोड़ी एडवांस एग्जांपल देता हूँ। बाइकआउट है, स्ट्राइक है। अब सर सारे क्लास के बाहर खड़े हो गए, सर आज हमने क्लास नहीं पढ़नी, ये भी पॉलिटिकल बिहेवियर है। इससे भी आप लोग फ़ायदा लेना चाह रहे हो। अब ये पॉलिटिकल बिहेवियर में मैंने ये दो कैटेगरीज क्यों बताई हैं कि सर आज रहने दे, नहीं पढ़ने का दिल कर रहा, से लेके क्लास के बाहर खड़े हो जाना कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, हमने नहीं पढ़ना। इसलिए कि ह्यूमन नेचर है कि हम थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकिंग में इन्वॉल्व ज़रूर होते हैं। यहाँ पे आके हम पॉलिटिक्स की दो कैटेगरीज करते हैं। ऐसी कैटेगरी जिससे नुकसान या फ़ायदा सिग्निफिकेंट नहीं हो रहा, जो रूटीन मैटर के तौर पे हम डील करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेजिटिमेट पॉलिटिक्स। यानी कि वी कैन से इट कि a minimal level of politics which is ignorable, minimal level of politics which is part of routine matters, which nobody bothers, which nobody considered to be a political behavior. जैसे मैंने आप लोगों ने क्लास में कहा कि सर आज बस करें, इतना ज़्यादा हमने पढ़ लिया है, दैट इज़ पॉलिटिकल बिहेवियर, लेकिन दैट इज़ लेजिटिमेट पॉलिटिक्स। और क्लास के बाहर खड़े हो जाना स्ट्राइक करने के लिए कि लो जी हमने काम नहीं करना, इस तरह का इतना सारा हो गया, हमने नहीं करना, दैट इज़ कॉल्ड इलेजिटिमेट पॉलिटिक्स। ऑर्गेनाइजेशंस में लेजिटिमेट पॉलिटिक्स आर पार्ट ऑफ रूटीन एक्टिविटीज़, लेकिन इलेजिटिमेट पॉलिटिक्स को एवरीबडी डिस्करेजेस, और ख़ास तौर पे तब जब उसकी वजह से किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो या किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा हो। तो जब भी इलेजिटिमेट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कुछ बिहेवियर्स कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं। ये बिहेवियर या अवॉइडिंग एक्शंस होते हैं या अवॉइडिंग ब्लेम्स होते हैं। अब ये अवॉइडिंग एक्शन, अवॉइडिंग ब्लेम्स का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर्स जब बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि यार ये काम मुझे ना ही करना पड़े, ये काम मुझे ना ही करना पड़े, इज़ अवॉइडिंग एक्शन। पॉलिटिक्स जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसका निशानी एक ये है कि लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि यार एक काम साढ़े पल्ले ना ही पवे, दैट इज़ कॉल्ड अवॉइडिंग एक्शन। या दूसरी तरफ
कोई काम हो रहा है तो वो कोशिश करते हैं कि यार इस काम में अगर कुछ ख़राब हो तो वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर ना आए, कुछ ख़राब हो तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर ना आए। दैट इज़ कॉल्ड अवॉइडिंग ब्लेम्स। ये दोनों के दोनों इलेजिटिमेट पॉलिटिक्स का रिस्पॉन्स है। इन सब बिहेवियर्स को आपने अपने पास ऑब्जर्व करके रखना है। अगर इनमें से किसी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो रहे हो या आपका कोई साथ वाला इन्वॉल्व हो रहा है तो दैट इज़ द सिंबल ऑफ पॉलिटिकिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये इस चीज़ की निशानी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स इलेजिटिमेट हो रही है, हमने उसको वापस लेजिटिमेट पे लेके आना है। क्यों? क्योंकि लेजिटिमेट रूटीन मैटर है, नो बॉडी बॉदर्स इट। लेकिन इलेजिटिमेट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होना शुरू हो जाता है, लोगों को नुकसान होना शुरू हो जाता है। अब ये इलेजिटिमेट पॉलिटिक्स में जो अवॉइडिंग एक्शंस हैं, मैं आपको बारी बारी एक्सप्लेन कर देता हूँ, साथ हम इसकी कोई ना कोई एग्जांपल लेते हैं, आपने इसको इसी तरह अपने पास नोट कर लेना है। सबसे पहला अवॉइडिंग एक्शंस में ओवर कन्फर्मिंग। ओवर कन्फर्मिंग जो यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिटिकल बिहेवियर लिखा हुआ है, ओवर कन्फर्मिंग से मुराद elaborating your responsibility legally। elaborating your responsibility legally कैसे? यार ये काम आप इस तरह से करो, सर रूल तो इसकी इजाज़त नहीं देता, आप कहते हैं तो हम कर लें। वो एक्शन अवॉइड कर रहा है, क्यों? रूल दिखा के कि ये काम इस तरह से होता है रूल के लिहाज से, अगर आप कहते हैं तो हम इस तरह कर लेते हैं। या सर हमेशा तो हम ये काम इस तरीके से नहीं करते आए, अगर आप कहते हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं। हमेशा ये काम हमने इस तरह नहीं किया, अगर आप कहते हैं तो हम ये काम कर लेते हैं। वो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओवरली इंटरप्रेट कर रहा है। दिस ओवर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय सेइंग दैट रूल्स आर लाइक दैट, दिस इज़ ट्रेडिशन, हम ये काम हमेशा इस तरह से कर रहे हैं, वो उस एक्शन को अवॉइड करना चाह रहा है। पहली चीज़ ओवर कन्फर्मिंग। दूसरी चीज़ बक पासिंग। बक पासिंग का यहाँ पे मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पे डाल देना, अपना काम किसी दूसरे के खाते में डाल देना। मैं आप में से किसी को असाइनमेंट देता हूँ कि यार ये चीज़ सर्च करके लानी है, तो आपको सर ये चीज़ फलां बंदा बहुत अच्छी सर्च करता है, इसको दे दें। जिसको मैं दे रहा था उसने अपना एक्शन अवॉइड करके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करके किसी दूसरे के सर डाल दिया। आम तौर पे होता है, किसी मैनेजर को बुलाओ, उससे कहो कि ये काम करके लाओ शाम तक, कहते सर ये काम फलां अच्छा करता है, उसको ना कह दें। दैट पर्सन इज़ परफॉर्मिंग बक पासिंग। या तीसरा काम अवॉइड एक्शन के लिए प्लेइंग डम्ब। ये तो सीधी सीधी बात है, सर ये तो किया ही नहीं कभी, मुझे तो आता ही नहीं है। प्लेइंग डम्ब का मतलब कि आई एम नॉट केपेबल इनफ टू डू दिस टास्क, मैं कैसे करूँगा, आई एम इग्नोरेंट ऑफ इट, आई एम इनेबल टू डू दिस टास्क, ये काम मेरे वसों बाहर है काम। इस तरह से शो करना जब काम आता भी हो, पॉलिटिकल बिहेवियर है, दैट इज़ कॉल्ड प्लेइंग डम्ब। चौथे नंबर पे अवॉइडिंग एक्शन में लिखा हुआ है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का मतलब ये कि काम ले तो लिया है, आता भी है, लेकिन एक दिन का काम एक हफ्ते में करके ला रहा है, काम को प्रोलॉन्ग करी जा रहा है। वो शो कर रहा है दैट पर्सन इज़ वेरी मच ऑक्यूपाइड, ये सर इतना काम है कैसे कर लूँगा मैं एक दिन में, हालांकि उसको भी पता है वो एक दिन में कर सकता है। तो ये काम को जानबूझ के प्रोलॉन्ग करते रहना, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेचिंग। पाँचवें नंबर पे जो लिखा है स्टॉलिंग। स्टॉल करने का लफ्ज़ी मतलब होता है स्टॉप फ्रॉम डूइंग और स्टॉप मेकिंग प्रोग्रेस। इसका मतलब ये है कि जब काम उसको दिया है ना तो काम रख के बैठ गया। फाइलें दी हैं 4, उसको कहा ये 4 फाइलों को, पासबुक कैश बुक है, रिकॉन्साइल करके लेके आओ। तो बजाय इसके कि वो पासबुक और कैश बुक को रिकॉन्साइल करके ले आए, जाके उसने अपनी टेबल पर रखा है, इधर कंप्यूटर ऑन किया है, पबजी खेलना शुरू हो गया। उसने रोक ही दिया है, काम कर ही नहीं रहा, क्यों? जब दोबारा पूछेंगे तो करके दे दूंगा। दैट इज़ कॉल्ड स्टॉलिंग। अब इसमें से ओवर कन्फर्मिंग, बक पासिंग, प्लेइंग डम, स्ट्रेचिंग, स्टॉलिंग, ये 5 टेक्निक्स कॉमनली ऑब्जर्व्ड हैं ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर इनमें से कोई किसी भी टेक्निक में इन्वॉल्व है तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि रिकग्नाइज करे और फिर उसको काम करवाए। ये पांचों के पांचों बिहेवियर पॉलिटिकिंग कहलाएंगे। दूसरा, ब्लेम अवॉइड करना, कि काम तो कर रहा है लेकिन चाह रहा है कि अगर काम ख़राब हो या ऊंच नीच हो तो मेरा नाम ना लगे। उसके लिए जो आमतौर पे बिहेवियर्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, पहला बफिंग। अब बफिंग का मतलब अपना आप सेव रखना। बफिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी चीज़ को साफ़ सुथरा करके रखना, पॉलिशिंग करना किसी चीज़ की।
यहाँ पे बफिंग से हम पॉलिटिकल बिहेवियर में मुराद लेते हैं चीज़ों को साफ सुथरा रखना, जो भी काम कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट अपने पास रखना, चीज़ों को तरतीब से अपने पास सेव रखना। क्यों? ताकि अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो हम जस्टिफाई कर सकें, बता सकें उसको कि ये देखो यार हमने तो बड़े तरीके से किया था, पता नहीं क्यों ख़राब हो गया। दैट इज़ कॉल्ड कवरिंग योर बैक, अपना आप सेव रखना, बफिंग कहलाएगा। दूसरी टेक्निक जो प्लेइंग सेफ वाली है, प्लेइंग सेफ वाली टेक्निक ये है कि काम जब भी शुरू करना है ना तो बार बार मैनेजर से पूछना, सर कर लो ऐसे, फिर अगर आप अलाउ करते हैं तो सर प्रोजेक्ट लेना ही ऐसा जो पता हो कि कामयाब ही होगा। जब भी कोई बात होना तो बार बार जाके ना सीनियर से डिस्कस करना कि सर ये काम हम इस तरह कर लें, आप इजाज़त देते हैं, हाँ कर लो इस तरह। क्यों? ताकि मेरा नाम ना आए अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो। ये प्रोजेक्ट को ऐसे प्रोजेक्ट्स लेना जो कामयाबी का चांसेस जिनमें ज़्यादा हो, सक्सेस रेट ज़्यादा हो। ऐसे प्रोजेक्ट्स लेना जो सीनियर से बार बार ओपिनियन लेते रहना उसके ऊपर, या जो भी प्रोजेक्ट्स जो भी टास्क आपको मिले, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें न्यूट्रल हो जाना, कहना यार देखो मैं तो शुरू से कोशिश कर रहा हूँ इस काम को ठीक करने की, बाकी देखो। तीसरा, ब्लेम अवॉइड करने के लिए जो स्ट्रेटजी जो पॉलिटिकल बिहेवियर इस्तेमाल होता है, एक रूटीन मैटर है जस्टिफाइंग, कि जो भी काम करो ना साथ एक्सप्लेनेशन तैयार रखो, ये काम मैं इस वजह से कर रहा हूँ। कोई भी काम जहाँ आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो वो काम करो ही ना, जो भी काम करो उसके लिए आपके पास जस्टिफिकेशन, आप उसके लिए किसी भी किस्म की आपके पास एक्सप्लेनेशन तैयार हो कि ये काम मैंने इस वजह से किया है। चौथी टेक्निक जो बड़ी मशहूर ब्लेम को अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्केपगोटिंग। स्केपगोटिंग का मतलब कि किसी दूसरे पे डाल दो, या और यहाँ पे ख़ास तौर पे किसी दूसरे पे डाल दो, किसी ऐसे इररेलेवेंट फैक्टर पे डाल दो जिसका काम से कोई ताल्लुक ही नहीं था। मसलन किसी को कोई असाइनमेंट दी है सर्च करने के लिए कि यार ये आपने कल तक असाइनमेंट कंप्लीट करके सर्च लेके आए, वापस आप अगले दिन आके बताएगा सर वो कल हमारा इंटरनेट ही नहीं चल रहा था। हमारा इंटरनेट ही नहीं चल रहा था एक एक्सटर्नल फैक्टर है, और अपना काम करने की ना करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उसके ऊपर डाल दी है। दैट इज़ कॉल्ड स्केपगोटिंग। और आखिरी पांचवा, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मुझसे मुराद है, जो इसका लफ्ज़ी मतलब है वही पॉलिटिकल मुराद भी है, क्या कि हालात वैसे ना हों लेकिन वैसे बता देना, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसकी मिसाल क्या हो सकती है? असाइनमेंट दी है, कर नहीं सका है, डाटा कलेक्ट नहीं किया है, लेकिन आके बताया क्या है, सर मैंने 4-5 वेबसाइट से इसकी डेफिनेशन सर्च की है, कहीं से भी क्लियर डेफिनेशन नहीं मिली, आप बता दें इसकी डेफिनेशन। किया क्या क्या किया उसने? मैनिपुलेट किया इन्फॉर्मेशन को, उसने फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट किया है। अब मुझे तो यकीन करना पड़ेगा ना कि 5-6 वेबसाइट्स देखी, उस पर डेफिनेशंस पढ़ी, लेकिन इसको डेफिनेशन की समझ नहीं आई, तो अब मैं बता दूं असल में उसने खुद एक्शन अवॉइड किया, उसने खुद ब्लेम अवॉइड किया कि मेरा नाम ना लगे, सर को ये लगे कि मैं तो कोशिश बड़ी की लेकिन काम कर नहीं पाया। ये जो 10 आपके सामने मैंने बिहेवियर्स लिखे हैं, ये कॉमनली ऑब्जर्व्ड हैं। ये क्यों होते हैं? जब पॉलिटिक्स इलेजिटिमेट हो जाती है तो कोशिश करनी है कि पॉलिटिकल बिहेवियर लेजिटिमेट ही रहे। और पॉलिटिकल बिहेवियर क्यों होता है? बिकॉज देयर इज़ पावर। और वो पावर कहाँ से आती है? उसके हमारे पास सोर्सेज हैं, फॉर्मल भी और पर्सनल भी। तो यहाँ तक है कि ऑर्गेनाइजेशन में पावर एंड पॉलिटिक्स क्या है एंड हाउ टू मैनेज इट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप में से किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं।